कैसे हो बेटा? ठीक, मस्त, बहुत सुंदर बेटा। हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने खंड आ में ऑप्शनल क्वेश्चन के जो बहुविकल्पी वो प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, खंड बा का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, 1 कर लिया है। ठीक है, 1 दो मार्क्स का था, लघु त्रि था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कितने का था बेटा? 4 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? 6 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या करता है, हमको 100% मार्क्स की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, हम तो ये मान रहे बेटा आपको 30 में 30 स्कूल से तो मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, आपके संबंध मधुर है अपने टीचर्स से। ठीक है, ये तो वहां मिल जाएगा। अब हमको यहाँ 70 में से 70 लाने हैं बेटा। ठीक है, तो जो ऑप्शनल है 20 मार्क्स का ना बेटा, वो तो आपको पूरा मिल जाएगा। और जो प्रश्न संख्या 1 है, 2 मार्क्स के, उसमें 6 क्वेश्चन है, 12 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा? 4 नंबर का ना बेटा, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या होता है बेटा? 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऑप्शनल होता है बेटा। ये क्या होता है? 2 में से कोई एक करना है, यहां भी 2 में से कोई एक करना है, यहां भी 2 में से कोई एक करना है। लेकिन ये 6 नंबर का होता है बेटा। कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस तो थोड़ा बहुत हल्के फुल्के होते हैं, ये थोड़ा वजनदार होते हैं। वजनदार मतलब इसमें कुछ ट्रिक होती है, कुछ टेक्निक होती है, कुछ ये विशेष चीजों को लिए होते हैं। ठीक है, तो उसको खूब प्रैक्टिस करने पे, खूब अभ्यास करने पे हम ये कर पाएंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जो हमको 18 नंबर मिलने हैं। ठीक है, ये जो 18 में 18 ले आएगा बेटा, वो 70 में 70 पा जाएगा। और जो 70 में 70 पाया जाएगा, वो यहाँ 30 में 30 पाया हुआ है, तो लगभग 100% की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस हम नहीं कर सकते, हो सकता है 1-2 नंबर कहीं गड़बड़ हो जाए प्रश्न संख्या खंड बा में। और खंड आ में तो गलत होने का कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है ना। आपको गलत करना है, वहां खंड आ में 20 में 20 लेना है, और यहाँ 30 में 30 लेना है। ठीक है, ये इसमें कोई आपको लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, इसमें हो सकता है कहीं 1-2 नंबर कहीं कम हो जाए प्रश्न संख्या खंड बा में, प्रश्न संख्या 1 में या प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, हो सकता है 70 में से आपके 68 आ जाए, 65 आ जाए। ठीक है, लेकिन 65 से नीचे आपको नहीं जाना है बेटा। ठीक है, 65 से नीचे आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरे में पूरे मार्क्स हमारे हैं। और पूरे में पूरे मार्क्स आने के लिए आपका प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 के का खूब अभ्यास करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस किस चैप्टर से आते हैं ये हम आपको बताएंगे, और हम आपको खूब अभ्यास करवाएंगे बेटा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहां कहां से बन सकते हैं, वो हम आपको खूब अभ्यास करवाएंगे। और एक बात बताएं, हम ये बता देंगे कि किस किस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, और मोस्ट वांटेड, मोस्ट इलेक्टेड, मोस्ट गेस्ट पेपर, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ हल भी करेंगे। जो खूब गेस्ट हैं कि ये आना ही आना है, उनको यहाँ हल करेंगे। कौन सा? हम दीर्घ उत्तरीय में जाएंगे, जो खंड बा में प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 में बनते हैं। एक बात और बेटा, क्या कि जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें चॉइस तो दे रखा है, लेकिन बेटा ये एक ही चैप्टर से रिलेटेड दोनों प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 3 में यदि ये अंक से रिलेटेड है, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है किसका? दो अचर पद, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रेखीय समीकरण जिसमें 2 पद होते हैं, उसका यदि है प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी उसी का है। प्रश्न संख्या 4 में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है,
किसकी प्रॉब्लम है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री कौन सा? अप्लाइड की एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या मतलब जो प्रयुक्त ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं, ये है। और पांचवा क्वेश्चन में दोनों पार्ट का मेंसुरेशन से हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये कि आप किसी चैप्टर को यदि आप स्किप कर रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ रहे हैं, तो आप प्रश्न में क्या एग्जाम में आप कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि इस चैप्टर एक ही प्रश्न में दो चैप्टर समाहित है। एक प्रश्न में चॉइस तो है बेटा, लेकिन चैप्टर एक ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा है? हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, 100 तो मार्क्स ला नहीं रहे, लेकिन बाई चांस 100 नहीं लाते हैं तो 95 से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, और 95 से नीचे न जाए, इसके लिए जो दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न है, जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, उनको खूब डिटेल करेंगे, खूब मन लगा के करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां हमने प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, चॉइस वाला हम बाद में भी लिखेंगे। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब देखो चलो पूरा पढ़ लेते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब संख्या तो हमने क्या पढ़ा है, हम क्या बताते हैं, हम ये सिखाते हैं कि जो हमको पता करना हो, जो पता करना हो उसी को मान लेते हैं। लेकिन यहां संख्या पता करनी, अब यहां संख्या हम नहीं मानेंगे डायरेक्ट, हम मानेंगे कि 2 अंक है ना संख्या में, तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। संख्या में 2 अंकों की संख्या में क्या होता है बेटा? इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो। ठीक है, तो यदि हमको इकाई का अंक दहाई का अंक पता चल जाए, कह दे कि इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 8 है, हम तो यहाँ पास में लिख दिया। क्या कह दे इकाई का अंक कितना बेटा? 9 है और दहाई का अंक 8 है। तो हम संख्या कैसे बना लेते हैं? दहाई में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 9 कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 89। कितना हो गया बेटा? 89। तो ऐसे ही हम इसमें क्या बेटा? चर पद में हम अंकों को मान लेंगे। क्या लिखे बेटा? माना, क्या लिखे? माना इकाई का अंक, ठीक है, थोड़ा हमारी राइटिंग पे ना जाना। ठीक है, हम तुम बढ़िया लिखना बेटा। इकाई का अंक, प्रैक्टिस नहीं है बहुत दिनों से हिंदी लिखने की। माना इकाई का अंक क्या है? x है, तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, इसलिए संख्या होगी। अब देखो यही बड़ी बात है बेटा, संख्या वाले प्रश्नों में यही पैटर्न आपको अपनाना है, इसलिए संख्या होगी। क्या होगी? दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, 10y प्लस x, ये हो गया। ठीक है, ये हो गई संख्या। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंक पलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। तो अंक पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी? देखो कहीं बेटा 89 लिखा है, क्या लिखा है? 89। तो इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक 8 है, इसको यदि पलट देते हैं तो बन जाता है 98। मतलब इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाता है, और इस अंक में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 गुणे 10 प्लस 8। तो संख्या पलटने पर, क्या अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर संख्या होगी, क्या हो जाएगी? जो हमारा इकाई का अंक है वो दहाई का बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब
प्रश्न को हल के साथ जोड़ते जाते हैं बेटा। हम क्या डाल देंगे, प्रश्नानुसार। क्या डाल देंगे, प्रश्नानुसार। क्या है, कहता है कि संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का योग 66 है। तो संख्या थी हमारी 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स, इसमें जोड़ना है क्या था, 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 66। ये हो गया है, क्यों, ये हो गया ना बेटा। और यहां दो शर्तें हैं, तो आप इसको चाहे प्रथम शर्त के अनुसार लिख दो, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख लिया है। अब देखो x और 10x मिलकर के 11x हो जाएंगे। यहां क्या लिखते हो, r, या लिख लो, यह भी वही सेंस देता है। x और 10x मिलकर के 11x आ जाएगा, और 10y और y मिलकर के 11y आ जाएगा इक्वल टू 66। अब देखो एग्जाम में हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा इक्वल है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखें। लिखने का एक तरीका भी होता है, और प्रश्न को बढ़ाने क्या समीकरण को बढ़ाने के साथ साथ हम या लिखते हैं, ठीक है, या। ये क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। एक पैटर्न बनाना है बेटा, या 11 से हम हर चीज में डिवाइड कर देते हैं, हर टर्म में x प्लस वाई इक्वल टू 6। वेरी गुड, बहुत सुंदर है, क्या सुंदर, हमने एक समीकरण बना लिया है। क्या है, x और y दो अज्ञात पद हैं, दो अज्ञात चीजें हैं, और दो अज्ञात चीजों को पता करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए। तो एक समीकरण मिल गया और दूसरा भी मिल जाएगा। कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब देखो यहां थोड़ा सा दो बातें हो गई, हो सकता है कि x बड़ा हो ये या y बड़ा हो, तो हम यहां दो बातें हो गई हैं, दो स्थितियां बन गई बेटा। अभी तक तो कोई अच्छा हम चल रहे थे, यहाँ क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है, इसलिए यहां इसने थोड़ा सा और ट्रिकी बना दिया। कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2। अब देखो कोई भी बड़ा हो सकता है, यदि x बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू, और यदि y बड़ा है तो y माइनस एक्स इक्वल टू। तो यहां दो शर्तें हो गई, शर्त नहीं कहेंगे, दो स्थितियां हो गई, दो सिचुएशंस हो गए, ठीक है। तो क्या लिखें, अब स्थिति लिखो, ठीक है, स्थिति 1, सिचुएशन 1, यदि x बड़ा है y से, तो x माइनस वाई इक्वल टू, कितना अंतर दे रखा है, कितना अंतर दे रखा है, 2। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। और x प्लस वाई इतना है और x माइनस वाई ये है, तो हम क्या लिख रहे हैं, जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 1 बढ़िया लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे, ठीक है, समय का ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, एक है क्या आपका x प्लस वाई बराबर 2, और x माइनस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 6 है, बताते भी नहीं बेटा, है 2, ठीक है, y कट गया, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 2 3 6, क्या फिर गड़बड़ तो नहीं बेटा, यहाँ x प्लस वाई बराबर 6 है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्या बेटा, 2 से डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू 4 आ गया। तो x का मान किसमें रख दो, किसी में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x 4 है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2।
तो इसलिए संख्या होगी, संख्या क्या होगी, एक्स, हमारा संख्या क्या था बेटा 10y, और y आया है आपका 2, तो 2 इंटू 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24। तो एक आंसर तो आपका ये होगा ए एन एस, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऊ लिखो और गोला बना दो, चाहे ए एन एस लिखो, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको इंग्लिश वर्ड यदि आप डाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब एक तो स्थिति ये हो गई, तब संख्या हमारी ये हो जाएगी, यदि क्या बेटा स्थिति 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाकी चीजों हम रफ कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। स्थिति 2, सिचुएशन, स्थिति 2 क्या है, यदि, यहां हमने क्या माना था, x बड़ा, यदि y इज ग्रेटर देन x, देन यानी तब, यहां क्या लिखा, तो, तब भी लिखो या तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y माइनस एक्स बराबर 2, ये हो गया समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 फिर जोड़ते हैं, समीकरण 1 एवं 1 हो गया ना, एवं लिखना था, 1 एवं 2 यानी 3 को जोड़ने पर, ठीक है, एक क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, अब यहां रख कर देते हैं, ठीक है। और 3 ये, अब देखो इसके सीक्वेंस सही कर ले, क्या फर्क पड़ता है? किसी वैद्य ने थोड़ा बताया कि आपको ऐसे ही लिखना है, हम क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे, x पहले आता है तो पहले लिखेंगे, साइन हम माइनस का लगा देंगे, और y के साथ बेटा प्लस है, प्लस लगा देंगे, इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा थर्ड। अब जोड़ोगे तो बेटा x कट गया, और y मिलकर के 2y हो गया, 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 4, ठीक है। तब संख्या क्या हो जाएगी, y 4 आ गया ना, और x, अब y 4 आया ना, अभी हमको x भी पता करना है, तो क्या करेंगे, y का मान किसी समीकरण में रख दो, एक में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां लिख लेते हैं आप, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां है समीकरण 1 ही है, x प्लस कितना बेटा 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी हो गया x इक्वल टू 2 हो गया, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, x हमने क्या माना था बेटा, क्या माना था, इकाई का अंक, क्या माना था, संख्या, x यहाँ क्या है, x 10 था ना, और y 4, y 2 है, तो y को हमने क्या माना था, दहाई का अंक, और इकाई के अंक को x माना था, तो इकाई का अंक हमारा ये है, और दहाई का अंक कितना है बेटा 4, तो संख्या हो जाएगी 4 इंटू 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 42, तो एक आंसर ऐसा हो गया। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं होंगी बेटा, 42 और 24, तो एक चीज ऐसी एक और लिख दो, एक स्टेटमेंट है, क्या लिखते हैं, अतः ऐसी 2 संख्याएं होंगी, ऐसी अतः ऐसी 2 संख्याएं होंगी, कैसी, जो उपरोक्त शर्तों को पालन करें, उपरोक्त शर्तों पे खरी उतरेंगी, उपरोक्त कसौटी पे खरी उतरेंगी, ऐसी 2 संख्याएं होंगी,
कौन कौन सा बता, 24 एवं 42, बस यही पर्याप्त आंसर हो गया। और इस पैटर्न पे यदि आपने कर दिया बेटा है तो 6 में 6.25 नहीं दे पाएगा, उसकी मजबूरी होगी कोई, ठीक है। लेकिन 6 में 6 तो देगा ही देगा, तो बेटा इस 6 में से 6 हमको लेना ही लेना, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा बढ़िया करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो चॉइस है वो वाला पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, प्रश्न संख्या 3 जो 6 नंबर का है उसमें चॉइस है बेटा, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है और उसी चैप्टर से संबंधित है। अब ये देखो, वो संख्या से संबंधित प्रश्न था, ये उम्र से संबंधित, आयु से संबंधित प्रश्न है। तो ये एक पैटर्न आपका बैठ गया दिमाग में, एक प्रश्न आपने बढ़िया कर लिया, तो उस प्रश्न पे आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे आप बड़े प्यार से कर लोगे, ठीक है। तो वहां क्या था, वहां संख्या था, तो संख्या वाला पैटर्न हम वैसे ही अपनाएंगे जैसे हमने अपनाया था। इकाई का अंक माना, दहाई का अंक माना और संबंध बना दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, ये उम्र का, आयु का प्रश्न है, तो जैसे हम इसमें करेंगे लगभग सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे। कौन से प्रश्न, जो आयु से संबंधित है, ठीक है। तो करो बेटा। और हमारे वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको वहां टाइम नहीं लगेगा, हम लोग अभी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर बैठे हैं, इसलिए थोड़ा बढ़िया समझते हुए कर रहे हैं, ठीक है। आपको वहां समय का ध्यान देना बेटा। क्या करना है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, हो जाएगी। नूरी की और सोनू की आयु कितनी है। अब देखो, किसकी किसकी, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है, तो नूरी और सोनू की हम आयु मान लेते हैं, लेकिन हम जब मानेंगे ना तो उसमें एक शब्द और डाल देंगे, क्या, वर्तमान आयु। क्योंकि यहां पहले की आयु बता रहा है, बाद की आयु बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु को मानेंगे। क्या लिखें, माना नूरी की, किसकी बेटा, नूरी की वर्तमान आयु कितना बेटा, x वर्ष है, ठीक है। तथा कौन है, सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष है। अब एक चीज जो हम बताने जा रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अभी नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने की रही होगी, है? अभी आप बेटा कितने साल के हो, क्या एज आपकी, क्या उम्र है, क्या 13 साल, वेरी गुड। अभी आप 13 साल के हो, ठीक है। तो 5 साल पहले कितने साल के रहोगे, 13 में से 5 माइनस कर देंगे, 8 साल के रहोगे। तो ऐसे ही नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु रही होगी x-5, और तो जो 5 वर्ष पहले चले गए ना, तो सोनू की भी आयु 5 वर्ष पहले y-5 रही होगी। तो इन दोनों में संबंध बनाना है, तो बना लेते हैं बेटा। तो क्या लिखें, प्रथम शर्तानुसार, 2 शर्तें हैं, तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, लिखते हैं बेटा, क्या, x-5, 5 वर्ष पूर्व की बात है ना, x-5, और रिलेशन किससे बनाना है, y-5 से। क्यों, ये भी तो 5 साल पहले की बात होगी कि इनकी वर्तमान से कंपेयर करेंगे, वर्तमान से नहीं, इसका भी 5 साल पहले से कंपेयर करेंगे। अब 2 लोग हो, कौन कौन, सोनू और मोनू, ठीक है। सोनू की अभी उम्र कितना बेटा, 13 साल बताया था, और मोनू की मान लो 12 साल है, 12 ही है ना। तो 5 साल पहले ये रहे होंगे, 13 में से 5 माइनस किया 8 आया, और 12 में से 5 माइनस किया 7 आया, ठीक है। 5 साल पहले ये इतने के रहे होंगे, ये इतने के रहे होंगे, तो अभी ये y वर्ष के हैं, ठीक है सोनू, तो 5 साल पहले y-5 के रहे होंगे, क्यों, यही होगा ना बेटा। बस इसी को आपको समझना है,
तो क्या संबंध है, नूरी की आयु, ये वाली आयु, ठीक है, सोनू इस आयु की 3 गुनी थी, मतलब इसमें यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 गुना कर दे, 3 गुणा कर दे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कैसे करें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब कि हम समीकरण के फॉर्म का लिख लेते हैं, इक्वल टू 3y माइनस का 15, 3y इधर ले आओ, x माइनस का 3y, और क्या करें बेटा, माइनस का 15 है, माइनस का 5 उधर ले जाओगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस का 10। एक समीकरण हमारा ये हो गया, क्या सही चला ना बेटा। 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 आएगा, और ये माइनस 5 इधर आ जाएगा तो प्लस 5 बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरा समीकरण बनाते हैं, क्या है, द्वितीय शर्तानुसार। यहां प्रथम शर्तानुसार था, यहां द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो फटाक से आज आपके साल की 13 ना, और 13 में 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 13 प्लस 10 23 ईयर्स के, इतने ही हो जाओगे ना। तो 10 वर्ष पश्चात जो कौन है, नूरी, नूरी हो जाएंगी x प्लस 10 की, और मिस्टर सोनू हो जाएंगे y प्लस 10 के। इन दोनों में जो संबंध है वो क्या है, अब नूरी की आयु, ये आयु है, सोनू की 2 गुनी, इसमें 2 से गुना कर दे तो बराबर हो जाए, 2 गुनी हो जाएगी बेटा, ये है संबंध। बस इतनी सी बात है बेटा, है? क्या करें, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है, इधर लिया बेटा, r x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, r x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा 10। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये समीकरण 3 है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, कट जाए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। क्या लिखें, लिखना पड़ेगा ना, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, वेरी गुड, माइनस नहीं लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो 2 में से, तो 2 को पहले लिखना है ना बेटा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, और यहां क्या बेटा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो, ठीक है, आप कहीं कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं कहीं से आपने सीख के आए हो आप, ठीक है। किसी ने कोई ट्रिक बताई, किसी ने कोई ट्रिक बताई थी। हम ये बता रहे हैं कि यदि इस समीकरण से इस समीकरण को घटाना है तो हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, ऐसे ही जो सजातीय पद हैं ऊपर नीचे लिख लेंगे, और फिर हम चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस था, हमने माइनस कर दिया, ये माइनस था, प्लस कर दिया, फिर माइनस है, ये प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और चिन्ह नीचे वाला प्रभावी होता है, ये माइनस माना जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये प्लस का 3y, ये माइनस का 2y मिलकर हमको y दे देगा, और ये प्लस का 10 और ये प्लस का 10, तो ही बेटा ये 20 आ गया। वेरी गुड, किसकी उम्र आ गई है, किसकी आ गई, सोनू की आ गई। अब समीकरण, किसी समीकरण में, किस समीकरण में, किसी में रख दो, किस में रखें, समीकरण 1 में रख लें, चलो रख लेते। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहां से रख कर नहीं करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना का, ठीक है। समीकरण समीकरण 1 में किसका मान बेटा, y का मान रखने पर, ठीक है। x के जगह पे x लिखना है, -3 इंटू वाई के जगह पे आपको 20 लिखना है, इक्वल टू -10, ठीक है। तो x इक्वल की
इक्वल के नीचे है, एक पैटर्न बनाना बेटा है, एक्स इक्वल टू -10 ये है, ये आ जाएगा -60, कितना आएगा बेटा -60, उधर ट्रांसफर करोगे तो +60 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 50 आ गया। सही है ना बेटा? तो कितनी एज हो गई 50 और 20, सही है ना बेटा? ठीक है, अब चेक कर लो तो ठीक है। अब हम क्योंकि एग्जामिनेशन में बैठे होंगे ना, आपको आंसर तो पता नहीं होगा कि क्या है, तो हम चेक कैसे करते हैं, चेक कर लेते हैं। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी x है ना, ये हो जाएगा 45 की हो जाएंगी, 5 आज 50 की है, 5 वर्ष पहले रही होंगी, नहीं रही होंगी 45, और ये कितना माना 20 आया, और ये सोनू 15 रहे होंगे, तो देख लो आ गया बेटा, इसका 3 गुना है ये, इसका मतलब हम लोगों ने जो हल किया है वो सही। हम इस वैल्यूज को रख करके इसमें कंडीशन में हम चेक भी कर सकते हैं, तो ये हो गया तो अब लास्ट में लिख दें, अतः क्या कौन कौन था, नूरी की आयु 50 A1, और कौन था, सोनू की आयु कितनी बेटा 20 आया था ना बेटा, 20 वर्ष है। ठीक है, आप शान से यहाँ उत्तर लिख सकते हो या आंसर लिख सकते हो, जो आपने पैटर्न अपनाया। यदि आपकी आदत उत्तर लिखने की है तो आप उत्तर लिख दो, थोड़ा सा इसको डार्क कर देना। ठीक है, हमारी राइटिंग का ध्यान न देना, आप बढ़िया राइटिंग बनाना, तो आपको 6 में 6 दे देगा वो। ठीक है, 6.25 नहीं दे पाएगा उसकी मजबूरी, लेकिन 6 में 6 दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो गए, ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, इसमें एक क्वेश्चन ये दे रखा है और इसी का एक चॉइस भी दे रखा है, वो भी बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ही है बेटा। ठीक है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री, प्रयुक्त त्रिकोणमिति, अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री, यही है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो कैसे होता है, ऐसे चैप्टर से। ठीक है, आप जो होती है इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आप बड़े प्यार से कर लोगे। ठीक है, सभी आप बड़े प्यार से कर लोगे, यदि आपको फिगर बनाना आ गया। ठीक है, प्रश्न को यदि आपने फिगर में समाहित कर लिया, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से यदि आपने फिगर बना लिया तो आप बड़े आराम से प्रश्न का हल करोगे। प्रश्न के हल में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप इसके हिसाब से फिगर बना लो, बस इसका बेसिक ये है। इसकी ऐसे प्रश्न को हल करने का ट्रिक ये है कि आप बड़े प्यार से मतलब कंसंट्रेशन से खूब एकाग्र होकर के प्रश्न को देखो और उसी एकाग्रता से उसका चित्र बनाओ। यदि आपने फिगर बढ़िया बना लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इस चैप्टर के प्रश्न से का जो हल है वो आप बड़े प्यार से आप कर लोगे। ठीक है, तो क्या करें, चलो करते हैं, बातें तो बहुत हो गई। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, अब देखो यहां से देखना पड़ा, यहां कंसंट्रेशन लाना। कहता है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ध्यान देना बेटा कि यहां भवन के शिखर से देख रहे हैं तो इसके शिखर और तल पे जो कोण बन रहे हैं वो अवनमन बन रहे हैं, मतलब नीचे की ओर देखा जा रहा है। मतलब कि जो 8 मीटर ऊंचा भवन है ये बहुमंजिला भवन से छोटा है। बात समझो बेटा, ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और ये क्या है, बहुमंजिला भवन है। तो कहता कि यहां से देखेंगे इसके शिखर को और इसके तल को तो अवनमन कोण बनता है। इसका मतलब ये पोर्शन जो 8 मीटर का है भवन वो छोटा है। बस इतनी सी बात यदि हम समझ गए तो समझ लो काम बन जाएगा बेटा।
ठीक है, कहाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ। अवनमन कोण क्या है बेटा, अवनमन। अवनमन देखो, जैसे मान लिया आई हमारी यहाँ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जब हम नीचे को देखते हैं तो ये अवनमन कोण कहलाता है बेटा। ठीक है, जो हमारी दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा से यदि हम इस डायरेक्शन में एंगल बनाती है, ठीक है, तो ये अवनमन कोण कहलाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा डाल देते हैं ताकि फिगर समझ में आए। अब थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। क्यों मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके साथ पहले किसको कहा, शिखर और तल। शिखर क्रम का भी ध्यान रखेंगे, शिखर को देखा तो ये कोण बना, और तल को देखेंगे तो ये कोण बनेगा। ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। अब देखो ये है बेटा 30 अंश और ये है 45 अंश। ठीक है, अब देखो ये क्षैतिज रेखा है और धरातल भी हम क्षैतिज मानते हैं, ये एजम्पशन है। ठीक है, कि हमारा जो धरातल की ये लाइन है ये क्षैतिज है, तो ये क्षैतिज ये क्षैतिज, इसका मतलब ये और ये समांतर है, ये समांतर है, तो ये कोण जो हमारा 45 अंश का है ये हमारा 45 अंश का हो जाएगा बेटा। क्यों, क्यों, ये एकांतर कोण है बेटा, जेड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं। देखो ये एकांतर कोण है, ये कोण एकांतर है। यदि हम इसको बढ़ा दें, ठीक है, इसको बढ़ा दें, ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और हम क्या करना पड़ेगा, हमको इस बिंदु से हमको एक क्षैतिज रेखा और ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 30 अंश है, तो बेटा ये भी हमारा 30 अंश का हो जाएगा। बस ये फिगर, और ये हमको 8 मीटर दे रखा है। यही डेटा गिवन है बेटा, यही आंकड़े दिए हुए हैं। बस अब हमने जो भी कुछ किया है फिगर में है वो हमको यहां लिखना पड़ेगा बाबू। हमने क्या माना है कि ये बहुमंजिला भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो इसी को हम लिख देते हैं और इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, माना। माना डालते हैं, क्यों, माना लिखोगे ना, माना, क्या माना, 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 माना ए बी एक बहुमंजिला एक बहुमंजिला भवन है। ठीक है, माना ए बी एक बहुमंजिला भवन है और इसका नाम दे दो सी डी। सी डी एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा। चूर में चूर भरा दो, जैसे जैसा कहा है वैसे वैसे लिख दो। ठीक है, एग्जामिनर के दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े, वो बढ़िया मक्खन के तरीके से उसको दिमाग में बैठा जाए, जैसे छोटा सा बच्चा हो। ठीक है, और वो ये भी पढ़े और वो भी समझ जाए कि हाँ ये कैसा सोल्यूशन है। ठीक है, और आपके जांचने वाले जो बुद्धिजीवी है ये, लेकिन उनके दिमाग पे जोर ना पड़े बेटा, तभी मजा आता है, तभी 6 में 6 मिलते हैं। सीडी एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब ज्यादा ना लिख करके लिख दो स्थिति चित्रानुसार होगी, स्थिति। अच्छा ये एक चीज और लिख दो, सी से एक क्षैतिज रेखा डी तक हो गया ना, सी ई खींचा गया है। सी से एक क्षैतिज, क्षैतिज कैसे लिखते हैं, ऐसे क्षैतिज, क्षैतिज रेखा खींचा गया है, खींचा गया। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें स्थिति चित्रानुसार लिख देते हैं, सब आ जाएगा। स्थिति, स्थिति कैसी होगी, स्थिति अच्छी होगी, अच्छी मतलब स्थिति चित्रानुसार होगी। कैसी होगी बेटा, चित्रा, चित्रा, चित्रा अनुसार होगी।
स्थित चित्रानुसार होगी, ठीक है। क्यों सही चल रहा है बेटा? अब निकालते हैं बेटा, है? क्यों? अब देखो ये बेटा 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है ना बेटा, तो ये दूरी, ये भी क्षैतिज ये भी क्षैतिज, तो इसका मतलब ये समांतर हो गया। समांतर का मतलब समान अंतर, समान अंतर का मतलब ये 8 का अंतर है, तो यहां भी 8 का अंतर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब करें, तो यहां क्या माना था हमने? सी से एक क्षैतिज रेखा, नाम नहीं दिया था क्या? सी डी ई लिखो, सी क्षैतिज रेखा सीई लिख दो, सीई खींचा गया है, सीई खींचा गया है, ठीक है। अब कैसे करोगे? कैसे भी करो, दो अज्ञात चीजें हैं, ठीक है। हमको ये पता करना है और ये बी डी पता करना है, तो दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो क्या लिखें? समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज ए ई सी में, यही लिखना पड़ेगा, कोई और कोई चारा है नहीं बेटा। समकोण त्रिभुज, चारा करना हमारे पास कोई मजबूरी नहीं, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इस बड़े वाले त्रिभुज से ले लेते हो, लेकिन हम छोटा वाला त्रिभुज पहले ले रहे हैं। ए ई सी, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है। क्या है बेटा? कौन सा कोण है? यहाँ 30 अंश का है, क्या लिखा? tan 30। लंब और आधार का संबंध बनाना है बेटा, tan 30 लिख लेंगे इसलिए। ए ई अपान क्या बेटा? ई सी, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/√3। और एक चीज आप मान लो तो हम लिख लें बेटा, यदि मान जाओ तो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये हमने ई सी लिखा ना बेटा, और ई सी और बी डी दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये समांतर रेखाएं हैं, और ये एक समझ लो, और ये वर्टिकल रेखा है, ये भी समांतर, तो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि आप लिख लेने दोगे तो हमको सहूलियत हो जाएगी, आपको भी सहूलियत हो जाएगी आगे। हम इसी की जगह पे क्या लिख रहे हैं? बी डी लिख लेते हैं। तो ए ई अपान बी डी, ठीक है। तो जिसमें ए ई और बी डी में एक संबंध हमारा बन जाएगा, ठीक है। ए ई और बी डी में एक संबंध बन जाएगा। कैसे लिखें बेटा? ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बी डी इक्वल टू हो गया √3 ए, ये हो गया समीकरण 1। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी में। अब समकोण त्रिभुज, समकोण जरूर लिख लो, लापरवाही बिल्कुल नहीं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखें बेटा? ये 45 है ना, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी। अभी हम ए बी लिखते हैं, ठीक है, फिर आपसे पूछ करके हम कुछ चेंज कर लेंगे। ए बी बट्टे बी डी, ठीक है। अब ए बी है ना बेटा, ए बी एक नया टर्म आ गया, और क्या हम ए बी को ए ई के फॉर्म का लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा, ए ई प्लस 8, ऐसा लिख लेंगे तो हमको ए ई और बी डी में ही संबंध आ जाएगा बेटा। तो ए बी नया शब्द है, नया चीज है, तो इसको नया नया क्यों घुसेड़े बेटा? जो जिससे हम परिचित है वैसे ही हम करें। तो हम किससे परिचित है बेटा? ए बी से परिचित नहीं है, लेकिन ए ई हमारा यहाँ आ चुका है, तो tan 45 की वैल्यू ये 1 होगी, और ए बी की जगह पे हम लिख लें ए ई प्लस 8, और बी डी की जगह पे बी डी लिख लेंगे बेटा। क्या सही चल रहा है ना बेटा? ए बी अपान बी डी, और ए बी की जगह पे हम ए ई प्लस 8 लिख लिया, और अपान बी डी, और यहां से बी डी क्या हो जाएगा? आर बी डी इक्वल टू ए ई, क्या दिख रहा है ना भाई? ए ई प्लस 8, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो कहां से रफ करें?
हम्म? हाँ, ये हो गया और ये हो गया, ये दो संबंध हो गए, ठीक है। इसी दो अननोन टर्म्स हैं, दो अज्ञात चीजें हैं, कौन कौन सी, बी डी और एई, बी डी और एई, और दो समीकरण हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें बेटा, देखो बी डी लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ बी डी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो क्या करेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे, हैं? हाँ? तो क्या लिखें, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, क्या लिखें, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, समीकरण एक एवं दो की तुलना करने पर, ठीक है, रूट 3 AE इक्वल टू AE प्लस 8, ठीक है। AE इधर ले आओ, कैसे करें, रूट 3 AE, याद बढ़ाओगे, या रूट 3 AE माइनस AE बराबर 8, ठीक है। AE कॉमन ले लेते हैं, AE बराबर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 8, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो AE निकालना है ना हमको, तभी हम भवन की ऊंचाई पता कर पाएंगे, ठीक है। AE निकाल लेंगे, AE में हम 8 जोड़ देंगे, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर 8 अपान रूट 3 माइनस 1। अब इसको कैसे करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ये इरेशनल है, ये अपरिमेय संख्या है, हर में हम अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने की ट्रिक क्या है, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अथवा AE बराबर हो जाएगा 8 कॉमन ले लिया, 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपान, अब देखो है बेटा, यहाँ देखो है, कितनी बढ़िया शानदार बात है, कितनी प्यारी बात है। ये क्या हो रहा है, A माइनस बी और ये है A प्लस बी। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, चाहो तो एक स्टेप लिख ही लेते, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी AE निकाले ना, तो 8 रूट 3 लिखा लेंगे, रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 आएगा, 3 में से बन जाएगा 2 आ जाएगा, तो चाहो तो 3 माइनस 1 लिख लो। अगले स्टेप में ये 8 ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया ना, तो 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपान 2, तो 2 4 हो जाएगा 4, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 प्लस 1, ये जाएगा 4 इंटू 2.732, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 हाथ है 1, 4 7 28, 1 29 9, हाथ है 2, 4 दूनी 8 2 10। एक बात और बता दें, हम सबको बताते हैं, आपको भी बताएंगे, क्या कि यदि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी भी गलती मानी जाएगी, क्यों, हम और आप मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। यदि हमारे बताने में कहीं गलत है, हम कुछ चीज गलत बता रहे हैं, तो बेटा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गलती, हम उस गलती के लिए जो भी सजा है हम तैयार है, ठीक है, जो भी आप दोगे सजा, ठीक है। लेकिन लेकिन यदि कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो बेटा आपकी भी गलती, क्यों,
कि आपने हमको बताया नहीं, आपने टोका नहीं, ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन आप भी बनाए रखो, ठीक है। बाई चांस यहाँ हमसे कुछ सोल्यूशन में गलत हो जाए तो आप कैलकुलेशन आपका सही हो जाए बेटा, ठीक है। तो ये सही ना यहाँ तक 2.73 डरना नहीं बेटा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 हाथ 1, 4 7 28, 1 29 के 9 हाथ 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं। ये हो गया AE। अब AE पता गया तो बहुमंजिला भवन AB कितना हो जाएगा, है 8 प्लस AE, ठीक है। तो एक तो ये होगा 10.928, 10.928 क्या है, ऊपर का पार्ट है ना, ये कहाँ रख कर है, यही रख कर देते हैं। इसलिए अब बहुमंजिला भवन AB बराबर बहुमंजिला भवन बहुमंजिला भवन AB बराबर AE प्लस ये क्या था B, EB बराबर ये आपने निकाला 10.928, ये है 8 जगह 18.928, ये है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब BD है, दूरी BD है, दूरी BD बराबर क्या AE, AE भी वही है 10.928, डायरेक्ट लिखते हैं ना, चलो लिख लेते हैं। AE प्लस 8 बराबर 10.928 प्लस 8, ये भी है बेटा 18.928। क्यों, कोण 45 अंश का था, ये और ये मिलाकर के हमारा आंसर आ गया। चाहो तो आंसर लिखो, चाहे उत्तर लिखो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और है, वो भी हम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लो ये। ठीक बेटा, इस सेशन का, इस बैठकी का है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट बचे हैं, वो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, थोड़ा सा तब तक आपको ब्रेक कर लेना बेटा, ठीक है। ये भी इसी अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रयुक्त त्रिकोणमिति, ठीक है। अब उस चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है कि हिंदी में क्या लिखा है? ये क्या है बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बेटा, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ज्यादा चांस है 6 नंबर में आएंगे। तो इस चैप्टर से हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। एक तो हो गया, एक ये है, और हम एक सीरीज बना देंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि उनके लिए जो 95 प्लस चाहते हैं, 95% से ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए हम एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। हम सीरीज मतलब नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा डालेंगे, ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर करके आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं बेटा। कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ठीक है बेटा, एक हम क्षैतिज रेखा मान लेते हैं बेटा, ठीक है। और भवन है तो भवन को हम वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा से डिनोट कर देते हैं। और 10 कोई बिंदु P है जहां से उन्नयन कोण, इसका मतलब इस बिल्डिंग से हट करके कोई बिंदु होगा, मान लो बिंदु P है, और छोटा बनाते हैं, P से इसका उन्नयन कोण कितना बेटा 30 अंश है। ये तो अच्छी बात है बेटा। ए बी मान लेते भवन है, अब P तो हमको दे ही रखा, P का नाम दे रखा, कहता है कि कोई बिंदु P है, उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर क्या कह रहा है कि भवन के शिखर, क्या कह रहा है, कहां कह रहा है, भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया। वेरी गुड, ये ध्वज को लहराया गया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ध्वज का डंडा है बेटा, स्ट्रेट ही होगा ना बेटा, ये लहराया गया। और कहता है कि शिखर का उन्नयन कोण, P से शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा 45 अंश है, ठीक है। ये अच्छा, इसकी ऊंचाई भी दे रखी, किसकी, भवन की 10 मीटर,
ए नाम दिया था ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ध्वज की लंबाई को हम मान लो h मान लें, और ध्वज को ए बी हो गया, पी हो गया, सी मान लेते हैं। ध्वज का नाम दे दिया है सी। तो क्या कह रहा है कि ध्वज की लंबाई यानी h पता करना है, और बिंदु P से भवन की दूरी TB पता करना है, यानी x पता करना है। तो हम x मान लेंगे, ठीक है। लिख देंगे कि माना, देखिए जो भी लिखना है लिख नहीं देंगे, लिखना शुरू करते हैं। बता क्या करें, लिखें माना है, क्यों माना AB एक 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। तथा PB बराबर x एवं AC एक ध्वज है, ठीक है। बस अब लिख दो स्थिति चित्रानुसार होगी। क्या लिख दें, स्थिति चित्रानुसार होगी। कैसी होगी, चित्र के अनुसार, ठीक है। और यदि हमारी राइटिंग अच्छी ना लग रही हो तो हंसना नहीं, ठीक है। और हमारी नकल नहीं भी करना, आप वहां अच्छी राइटिंग में लिखना बेटा। स्थिति चित्रानुसार होगी, ठीक है। क्यों, यही है ना। ये यहां से ये कौन कितना दे रखा, 45 अंश का, 45 अंश दे रखा ना, शिखर का मान कौन 45 अंश, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज वही ले लेंगे, और टाइम का मान लिखेंगे। क्यों, आधार और लंब की बात हो रही है। तो क्या लिखें, सबसे पहले क्या लिखोगे, कुछ भी लिख लो, छोटा वाला ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABP में x हमको पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज ABP में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABP में tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन PB। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू AB आपको 10 दे रखा, PB आपने x माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल टू हो गया 10√3, और √3 की वैल्यू दे रखा है, तो x बराबर हो गया 10 इंटू 1.732 इक्वल टू 17.32। वेरी गुड। तो बिंदु और भवन के बीच की दूरी, ये वर्टिकल डिस्टेंस मानी जाती है। ये x जो है वो कितना आ गया, 17.32 मीटर। तो एक तो उत्तर आपका ये आ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि झंडे ध्वज की लंबाई बताओ। तो कहां से रख करोगे, चलो यही से करते हैं। क्या लिखें, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज CBP में। अब समकोण लिखोगे, लिख लो। समकोण लिखने में लापरवाही ना करो। समकोण त्रिभुज CBP tan 45 इक्वल टू क्या बेटा, AB बटे PB, ठीक है। तो AB और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और AB को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, CA प्लस AB क्यों लिखा है, समकोण त्रिभुज 45 अंश है ना, CB लिखना है बेटा। बताते नहीं हो क्यों, खूब मौज ले रहे हो बैठे बैठे वहां। CB को हम दो पार्ट में लिख लेंगे, क्या, CA प्लस AB, और
पीबी के जगह पे हम एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और 1 इक्वल टू सी ए एच है, और वहां हम साथ नहीं लिखे हैं, हमने लिख तो दिया था स्थिर चित्रानुसार है, या आप एक अलग से भी लिख लेना वहां बेटा कि माना ध्वज AC की लंबाई h है, ठीक है, तो h प्लस AB कितना बेटा 10, और x आपने कितना कैलकुलेट किया, अभी 10√3 लिख लेते हैं, देखते हैं कुछ नया बनता है क्या, ठीक है, 10√3, तो 10√3 इधर ले आओ, 10√3, ये 10 इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू h, बात समझ आया, 2 स्टेप में कर लेना, ठीक है, तो क्या करें, h इक्वल टू 10 कॉमन ले लिया, √3 - 1 हो गया, तो h इक्वल टू 10 इंटू √3 कितनी होती है, 1.732 - 1, ठीक है, इसको देखिए x कितना आ गया था, x आया था हमारा 17.32 मीटर, ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 0.732, पॉइंट इधर के साथ क्या आ जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा 7.32 मीटर। देखो बेटा बढ़िया आ गया है, हमारी ये भवन की दूरी भी आ गई है, आपके पास समय है तो इसी उसमें लिख भी दो, अतः क्या, अतः क्या बेटा, हिंदी में मजा आता है ना, अतः ध्वज की लंबाई ये है ना, ध्वज की लंबाई कितना आया था, 7.32 मीटर, एवं क्या एवं, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, कितना आया था, 17.32 मीटर, बस, मीटर। एक बात और बताएं, आप मीटर को ऐसे लिखो या एम लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, यही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो यूपी बोर्ड ने दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया, और 3 और 4 में एक करना था, एक नहीं किया हमने, 2 किए, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे, तो 3 और 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम एक सेशन और कर लेंगे। आज के लिए बस बेटा इतना ही, और बाबू यदि हमारा सेशन, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको उपयोगी लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेटा सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर दो। ये बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा।